जी नमस्कार, मेरा नाम भवानी शंकर शर्मा है। आइए मैं आपका स्वागत करता हूं। हम थर्ड ग्रेड के बैच में प्रवेश कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो कि मेरा जो सब्जेक्ट है वह संस्कृत सब्जेक्ट है। आप लोग संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, हम शुरुआत करते हैं संस्कृत भाषा के लिए। संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए हमें पूरा का पूरा एक संक्षिप्त परिचय देखकर, उसके बाद में आपके जो सिलेबस में दिया है उन हर एक बिंदु पर चर्चा कर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आइए हम जुड़ते हैं। देखिए मित्रों, आज हम देखते हैं संस्कृत भाषा के बारे में। संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय। मेरे विद्वान साथी लगभग जानते हैं संस्कृत भाषा के बारे में, परंतु थोड़ा सा कई विद्यार्थियों के दिमाग में रहे कि सामान्य परिचय के अंतर्गत क्या क्या बिंदु हैं, उनसे हमारे एग्जामिनर कभी कभार प्रश्न पूछ लिया करते हैं। तो संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय जान लें। प्रवेश करते हैं संस्कृत में। आइएगा, हम सबसे पहले देखें तो संस्कृत भाषा में एक शब्द है संस्कृतम। संस्कृतम, संस्कृतम। तो संस्कृतम जो शब्द है, संस्कृतम शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? व्युत्पत्ति, संस्कृतम शब्द की व्युत्पत्ति क्या है मित्रों, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए, संस्कृतम शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो संस्कृतम शब्द में सम उपसर्ग है, सुट का आगम हुआ है, डुक्रीय धातु है और आपका त प्रत्यय है। देखिए, संस्कृतम शब्द की बात करें तो सम तो उपसर्ग है, सुट का आगम हुआ है, सम है सुटी से, और डुक्रीय मूल धातु है और कृत अर्थात त प्रत्यय है। ठीक, ये एक सामान्य परिचय के अंतर्गत हम सारी चर्चाएं कर रहे हैं। ये इसकी व्युत्पत्ति पक्ष के बारे में कहा जाता है। अगर आप देखेंगे मित्रों तो एग्जामिनर सीधा सा पूछेगा संस्कृतम शब्द की व्युत्पत्ति बताइए। तो संस्कृतम शब्द की व्युत्पत्ति अगर आप देखें, सम उपसर्ग, सुट का आगम, डुक्रीय धातु, त प्रत्यय से निर्मित हुआ है आपका संस्कृतम शब्द। आगे हम इसको आगे और लेके चलें तो संस्कृतम में देखिएगा सम रहता है उपसर्ग, आगे आपके सामने शुट का आगम है तो इसका लोप होकर शेष रहता है स, है ना। टै की हलंत्यम से संज्ञा कर उपदेश से अजनुनासिक इत से ऊ की संज्ञा कर स शेष रहता है। डुक्रीय धातु में भी सेम है आदिरी टूडवह नाम का एक सूत्र आता है जो कि डू की संज्ञा करता है और हलंत्यम से या की संज्ञा होती है तो बचता है क्री, है ना। और त प्रत्यय आपके सामने है। ठीक, त प्रत्यय की कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। ये जो त प्रत्यय है इसका हिंट रहता है तह ता तम। हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे जब प्रत्यय पढ़ेंगे। आप देखें, ये पुल्लिंग में रूप बनाता है, ये स्त्रीलिंग में रूप बनाता है और ये आपका नपुंसकलिंग में रूप बनाता है। ये हिंट के तौर पर आप तह ता तम यूज में ले सकते हैं। बहुत सारे हिंट मिलते हैं इसके, पर अपन जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। त प्रत्यय आपके सामने तह ता तम की स्थितियां बताता है। ठीक है, तो अगर हम देखें सम, यहां पर अनुस्वार संधि होगी। आप देखिएगा, हाँ अनुस्वार हो जाएगा क्योंकि अगर कोई व्यंजन वर्ण आगे है, मोनुस्वार नाम का एक सूत्र आता है जो कि अनुस्वार संधि को अंकित करता है। संधि जब पढ़ेंगे उसमें एक सूत्र आएगा कि मैं के बाद में कोई व्यंजन वर्ण दिख रहा है तो मैं को अनुस्वार के तौर पर भेज दिया जाता है, सम। अब आगे देखिएगा, आगे बचा है श और क्री, है ना, क्री, और इसका हिंट ता प्रत्यय का है, तय ता तम। तो यहां पर मैं कहूं तो संस्कृत संस्कृतः
अगला एक बनाएगा संस्कृता और एक बनाएगा संस्कृतम। चूंकि ये भाषा है तो भाषा अर्थात नपुंसकलिंग लिंग को अंकित कर रहा है, तो ये रहा संस्कृतम शब्द। बात सुन आ रही? तो संस्कृत जो शब्द की व्युत्पत्ति है वो इस प्रकार संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति है, सम उपसर्ग सुट का आगम डुक्रिय धातु त प्रत्यय से संस्कृत शब्द बना है। ठीक है, तो ये नपुंसकलिंग शब्द है संस्कृतम, ध्यान रखिएगा। इसी में हम आगे चर्चा करें। संस्कृतम शब्द की व्युत्पत्ति हुई, उसके बाद में हम आगे बढ़े तो देखिएगा संस्कृतम शब्द की व्युत्पत्ति के बाद में हम देखें संस्कृतम शब्द में संधि। संस्कृतम शब्द में संधि कौन सी हुई है? अगर एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ ले कि बताओ जनाब संस्कृत शब्द में संधि कौन सी हुई है, तो आप अभी अभी मैंने आपसे चर्चा की थी, संस्कृतम शब्द में आप देखेंगे तो अनुस्वार संधि हुई है। जो कि एक सूत्र है मोनुस्वारः। तो मोनुस्वार जो सूत्र है वो आपकी कौन सी संधि करता है? यहां पर आप देखेंगे तो ये संधि कर देता है अनुस्वार संधि। मोनुस्वार की खासियत यही है कि मैं के बाद में आपके सामने व्यंजन वर्ण आ जाए तो आप क्या करेंगे, इस मैं को अनुस्वार के रूप में भेज देंगे। ठीक है, और अनुस्वार हमेशा अपने से पूर्व वर्ण के सर पर लगता है। तो यहां पर आप देखेंगे संस्कृतम शब्द में संधि अनुस्वार संधि हुई है। ठीक है, अगर मैं और आगे चर्चा करूं तो संस्कृतम शब्द में संस्कृतम शब्द का संधि विच्छेद। संस्कृतम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आपसे कोई सीधा सा प्रश्न पूछ ले, बताओ साहब संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो आप बता सकते हो सम प्लस कृतम। सम प्लस कृतम इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं संस्कृतम शब्द की परिभाषा की, परिभाषा संस्कृतम शब्द की परिभाषा क्या है? तो आप देखिएगा मित्रों, हम कह सकते हैं सम्यक करोति इति संस्कृतम। सम्यक प्रकार से जिसे किया जाए वह संस्कृत है। सम्यक करोति इति संस्कृतम, सम्यक प्रकार से अच्छे प्रकार से जिस कार्य को किया जाए वह संस्कृत स्थिति बताती है। तो संस्कृत के बारे में हमने जाना, संस्कृत शब्द के बारे में व्युत्पत्ति पक्ष को देखा। तो संस्कृतम की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग सुटकागम डुक्रिय धातु त प्रत्यय, आपने देखा सम प्लस है प्लस क्री प्लस त का हिंट देखा तय तातम, और यहां पर संस्कृता संस्कृता संस्कृतम बना दिया। संस्कृतम शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, फलम फले फलानी की तरह चलता है। संस्कृतम संस्कृते संस्कृतानि, है ना। संस्कृतम शब्द में संधि अनुस्वार संधि है जो कि मोनुस्वार सूत्र के द्वारा होती है। और हमने आगे चर्चा की कि संस्कृतम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम प्लस कृतम इसका संधि विच्छेद कीजिएगा। और अगर हम बात करें संस्कृतम शब्द की परिभाषा, तो सम्यक करोति इति संस्कृतम आप कह सकते हैं। ठीक, आइएगा इसी में आगे बढ़ें। संस्कृत के बाद में अगर आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछे व्याकरण
व्याकरणम शब्द की व्युत्पत्ति। एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है व्याकरणम शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। देखिए मित्रों, व्याकरणम शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में चर्चा करें तो एग्जामिनर अच्छा प्रश्न पूछता है व्याकरणम शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में। देखिए व्याकरणम, अगर हम देखें तो वी उपसर्ग लगा है, आंग उपसर्ग लगा है, डुक्रीय धातु लगी है और लुट प्रत्यय लगा है। अगर आप देखें मित्रों तो यहां पर आपके सामने वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, डुक्रीय धातु और लुट प्रत्यय के बारे में हमने चर्चा की। वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है और डुक्रीय मूल धातु है और लुट प्रत्यय है। ठीक है, अगर आप देखें तो आपके सामने आया वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, डुक्रीय धातु और यहां पर लुट प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। आगे देखिएगा, इसी में आगे बढ़े अपन। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहां पर शेष रहेगा वी आ, क्योंकि ग से हलंत्यम से ग की संज्ञा, क्री शेष रहेगा और लुट का यू शेष रहेगा। ठीक, ये कंडीशन आती है। अगर आप देखें मित्रों तो ये जो लुट प्रत्यय है, लुट प्रत्यय का हिंट रहता है अनम या अणम। अनम या अणम शेष रहता है। हिंट के तौर पर बात करते हैं तो ये अनम या अणम जो कंडीशन है वो यहां पर बनाती हैं। यहां पर संधि हो जाती है यण संधि, जिससे बनता है आपके सामने व्या, फिर क्री और लुट दोनों मिलकर क्री प्लस लुट दोनों मिलकर अपने आप को बना लेते हैं करण और करणम। ठीक, तो यहां पर व्या प्लस करणम और जोड़कर हम बना देते हैं व्याकरणम। अगर आप देखेंगे मित्रों तो ये शब्द बन के आया है व्याकरणम। तो आपको तो ये महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, डुक्रीय धातु और लुट प्रत्यय। तो यहां पर आपके सामने देखेंगे वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, डुक्रीय धातु, लुट प्रत्यय एक व्युत्पत्ति पक्ष है, जिसको मैंने डिस्क्राइब किया कि ये इस प्रकार व्याकरण बनता है। अब क्या क्या हुआ इससे अंतर्गत देखिए, एग्जामिनर पूछेगा व्याकरणम शब्दे या शब्द में मूल धातु का अर्थ। यह प्रश्न पूछ सकता है कि मूल धातु किस अर्थ में लगी है। एग्जामिनर अच्छा प्रश्न बनाता है ऐसे स्थितियों में। तो देखिएगा, अगर आप देखेंगे व्याकरण शब्द में मूल धातु का अर्थ क्या है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप देखेंगे मूल धातु तो कौन सी थी, डुक्रीय, और डुक्रीय धातु ध्यान रखिएगा मित्रों कौन से अर्थ में लगती है, करण अर्थ में। करण अर्थ है, ये करण अर्थ में लगती है, इतनी सी बात याद रखिएगा। एग्जामिनर आपको सीधा सा प्रश्न पूछेगा व्याकरणम शब्द में मूल धातु किस अर्थ में लगती है, तो डुक्रीय धातु है मूल धातु जो कि करण अर्थ में लगती है। और इसके हमने य और डू की संज्ञा कर कर मूल धातु क्या बचाई थी, शेष, क्री धातु शेष बचाई थी। मूल धातु डुक्रीय है, क्री धातु शेष बचती है, जिससे आप फिर रूप बनाते हैं। ठीक, आगे आगे हम चर्चा करें
व्याकरणम शब्द में संधि। अगला एग्जामिनर पूछ लेगा व्याकरणम शब्द में संधि बताएं। व्याकरणम शब्द में कौन सी संधि है? तो आप देखेंगे व्याकरणम शब्द में यण संधि लगी है। ये यण संधि का निर्माण करता है व्याकरणम, है ना। और व्याकरणम में यण संधि लगी है और यण संधि का एक सूत्र आता है जिसका नाम है इको यणची। इको यणची सूत्र क्या कहता है? इकस्ताने यण शादची संहितायाम विषय शुद्ध उपास्य। अर्थात इको यणची क्या कहता है? अगर आप देखें इक अच और यणादेश, ये यणादेश करता है मित्रों। ये देखिएगा इक अर्थात ई, उ, री और लरी, ये कंडीशन बताता है। इसके बाद में ये छोटे बड़े दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और अच का मतलब होता है स्वर, असमान स्वर होना चाहिए। तो ई के स्थान पर ये आदेश, उ के स्थान पर व आदेश, री के स्थान पर र आदेश और लरी के स्थान पर ल आदेश कर देता है। तो ये नियम बनकर तैयार होता है। तो आप देखेंगे इसमें संधि विच्छेद के रूप में देखेंगे अगर आप संधि विच्छेद के रूप में देखेंगे व्याकरणम शब्द का संधि विच्छेद, व्याकरणम शब्द का संधि विच्छेद अगर आप देखते हैं तो बनता है वी प्लस आकरणम। वी प्लस आकरणम, ये इसका संधि विच्छेद बना है। तो आप देखिए इस नियम को लगाएंगे तो ई के बाद में स्वर दिख रहा है, ई के बाद में स्वर आ दिख रहा है। आप गौर करें तो ये आपके सामने लिखा हुआ है व में ई की मात्रा है ह्रस्व और उसके बाद में आकरणम लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इस ई के स्थान पर आदेश कर देंगे यह आदेश कर देंगे इस नियम के अनुसार। तो ये शब्द बन जाएगा व्या में आ की मात्रा करणम, ये निष्पन्न होकर आया। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें यण संधि है, ये वी प्लस आकरणम के योग से बना है और इको यणची सूत्र के द्वारा यण संधि हुई है। एग्जामिनर प्रश्न सीधा सा पूछता है बच्चों। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको दे देगा व्याकरणम शब्दे उपसर्गाः, व्याकरण शब्द में उपसर्ग हैं। ऑप्शन दे देगा 4, ऑप्शन दे दिए 1, 2, 3, 4। अब आपसे प्रश्न पूछेगा व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग लगे हैं, तो आपका दिमाग कहेगा वी प्लस आकरणम, वी उपसर्ग आंग उपसर्ग सर ने बताया था। तो यहाँ पर कितने उपसर्ग लगे हैं, 2 उपसर्ग लगे हैं, एक तो वी और एक कौन सा लगा है, आंग उपसर्ग लगा है। एग्जामिनर प्रश्न आपसे पूछेगा व्याकरणम शब्दे संधि, संधि पूछेगा तो भी ऑप्शन 4 देगा। ये लो ऑप्शन दे दिया, पहला दीर्घ गुण वृद्धि और यण, ये लो। अब आप आराम से बता पाओगे साहब संधि कौन सी है, यण संधि है। तो ये कुछ सिंपल से प्रश्न बनते हैं
जो एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता ही पूछता है, ये ऐसे प्रश्न आपके सामने पूछ लिया जाता है। ठीक, आगे चलें, आगे देखें। व्याकरणम शब्द की परिभाषा। व्याकरणम शब्द की परिभाषा। व्याकरणम शब्द की परिभाषा क्या है? अगर आप गौर करें मित्रों, व्याकरणम शब्द की परिभाषा एग्जामिनर बखूबी पूछता है, तो ध्यान रखना व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात आपको यह कहना समझाना चाह रहा है एग्जामिनर, ये सीधी सी परिभाषा पूछेगा, ये परिभाषा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पर कई बार वर्णा भी जोड़ दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते वर्णाः, तो ध्यान रखिएगा ये बात क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि आप कोई भी स्थिति है, जैसे आप छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर एक नवीन स्थिति बनाते हैं, तो वो व्याकरण है। अर्थात लक्ष्य लक्षणे इति व्याकरणम, लक्षण को आपने इकट्ठा किया और उसके बाद में जो आप लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं वो व्याकरण है। तो इनके बारे में चर्चा कर कर ये स्थिति बताता है। जैसे ये बात कही है, जो दोनों बातें कही हैं, ये किसने कही है? पाणिनि ने। ये बातें कहने का उद्देश्य किसका है? महर्षि पाणिनि का है। ध्यान रखिएगा, हम जब शिक्षण विधि में व्याकरण की पढ़ेंगे, शिक्षण विधि व्याकरण की विधि पढ़ेंगे, तो भी ये बात बताऊंगा। एक व्याकरण की बात और कही है, लक्ष्य लक्षणे इति व्याकरणम। लक्ष्य लक्षणे इति व्याकरणम, ये भी वार्ता कही है। ये किसने कही है? ये महर्षि पतंजलि ने कही है ना। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो लक्षण किए जाते हैं वो व्याकरण है। आप इस बात से यही बात समझते हैं कि आपने जो रास्ता चुना है वो रास्ता आपको कहां तक ले जाएगा? व्याकरण तक ले जाएगा। जो आप व्युत्पत्ति पक्ष करते हैं, जो आप शब्दों को तोड़ते हैं, उन तोड़े हुए शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे अभी अभी आपने क्या किया, यहां पर आप देखेंगे ये व्युत्पत्ति पक्ष था पूरा का पूरा, आपने इसको जोड़कर एक शब्द बनाया व्याकरणम। तो ऐसी स्थिति, ये जो पूरा रास्ता था ये पूरी व्याकरण थी, ये पूरा जो रास्ता था ये पूरी व्याकरण को अंकित करता है। आइएगा, इसी में आगे बढ़ें। एक बात आती है, व्याकरणम वेदस्य मुखम। व्याकरणम वेदस्य मुखम। एक उक्ति आई, व्याकरणम वेदस्य मुखम, अर्थात क्या कहना चाह रहा है कि व्याकरण तो वेदों का मुख है। कैसे पता चला सर? तो देखो यहां पर बताए गए हैं वेदांग। क्या बताए गए हैं? वेदांग। वेदांग बताए गए हैं कितने? अगर आप देखेंगे तो वेदांग बताए गए हैं 60, अर्थात 6 वेदांगों की चर्चा की गई है। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, एक वेद पुरुष है, प्यारा सा वेद पुरुष है। ये वेद पुरुष है। वेद पुरुष, आप देखेंगे इस वेद पुरुष की 2 आंखें हैं, एक प्यारा सा नाक है, एक हंसता हुआ चेहरा है, 2 कान हैं,
2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। ये आपका वेद पुरुष बन गया। ठीक, वेद पुरुष के बारे में अगर आप चर्चा करें तो वेद पुरुष के कान, आंख, मुख, हस्त और पाद अर्थात पैर आप देखेंगे, और नाक। नाक को कहा गया है शिक्षा, मुख को क्या कहा है? व्याकरण, आंख को कहा गया है ज्योतिष, कल्प, छंद, और कान को क्या कहा गया है? निरुक्त। ठीक, अगर आप देखें तो व्याकरणम वेदस्य मुखम, वेदांग 6 है जिसमें से नाक शिक्षा है, मुख व्याकरण है, और आंखें ज्योतिष हैं, कान निरुक्त हैं, और जो हाथ हैं वो कल्प हैं, और पैर हैं वो छंद की कंडीशन को बताते हैं। ठीक, उसके आगे हम चलें। यहां पर वेदों व्याकरण में त्रिमुनि के नाम से भी प्रचलित है, त्रिमुनि और द्विमुनि। तो हम पहले त्रिमुनि की चर्चा करते हैं। त्रिमुनि कौन है? त्रिमुनि की अगर चर्चा करें तो त्रिमुनि है आपके सामने, एक पाणिनि, एक है कात्यायन, एक है पतंजलि। ये 3 व्यक्ति त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं, जहां ना त्रयः मुनयः समारः इति समारः। तो देखिएगा पाणिनि ने क्या लिखा है? पाणिनि ने ग्रंथ लिखा है अष्टाध्यायी। आप बात करें कात्यायन ने वार्तिक लिखी है, और अगर आप बात करें पतंजलि ने तो महाभाष्य लिखा है। सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा, महाभाष्य किसकी रचना है? तो महर्षि पतंजलि की है। वार्तिक किसकी रचना है? तो कात्यायन की है। और अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की है। इसी प्रकार से आपके द्विमुनि हुए हैं, द्विमुनि, द्वयोः मुनयोः समारः। द्विमुनि कौन है? अगर आप देखेंगे तो द्विमुनि है आपके, एक तो भट्टोजी दीक्षित, और एक है आपके वरदाचार्य। देखिएगा भट्टोजी दीक्षित और वरदाचार्य जी, ये 2 व्यक्ति हुए हैं। इन दोनों ने अपना अपना ग्रंथ लिखा है। इन्होंने लिखा है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, और इन्होंने लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी। ध्यान रखिएगा मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी को व्याकरण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। व्याकरण का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, व्याकरण का प्रवेश द्वार कौन है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी है। इनमें वरदाचार्य ने कहा है नत्वाम सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, है ना। और भट्टोजी दीक्षित ने मुनित्रय को नमस्कार किया है, मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी यम विरच्यते। तो यहाँ पर इन्होंने 3 मुनियों को नमस्कार किया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नमस्कार किया है। नमस्कार कहाँ पे? मंगलाचरण में।
त्रिमुनि को। और यहां पर जो नमस्कार किया है वो सरस्वती माता की आराधना की है। ध्यान रखिएगा, यहां पर नमस्कार किया गया है सरस्वती माता को। तो अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा एक सामान्य परिचय हमने व्याकरण का और संस्कृत भाषा के बारे में देखा है, जिसके बारे में एग्जामिनर कभी प्रश्न पूछे तो आप आराम से बता पाएं और यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद मित्रों।